नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आप देख रहे थे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में अपने सहयोगियों के साथ मीडिया से बात कर रहे थे, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद। यानी अब ऐसा लगता है कि अखिलेश के वार पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। पहले अखिलेश ने एक बड़ा गठबंधन बनाया, अब उसी तरह का गठबंधन मीडिया के सामने, यूपी के सामने रख रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। आज अखिलेश के चुनाव लड़ने की भी बात करेंगे, यादव कुनबे में बिखराव की भी बात होगी, बात सूबे में काबिज होने के लिए सियासी दलों में हो रही उठापटक की भी होगी, सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरणों की होगी। यूपी में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। बीजेपी ऐलान कर चुकी है, गोरखपुर सदर से सीएम योगी चुनाव लड़ेंगे। यह ऐलान हुआ तो समाजवादी पार्टी पर अखिलेश को चुनाव में उतारने का दबाव बढ़ गया। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश से और उनके नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे। अखिलेश ने भी स्टैंड लिया, जहां से पार्टी कहेगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पिछले साल वो चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे। आज फिर मीडिया के लोगों ने अखिलेश के मन को टटोला तो अखिलेश बोले, आजमगढ़ की जनता से पूछकर बताऊंगा। सूत्रों की माने तो अखिलेश 2 सीटों से इस बार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। एक सीट आजमगढ़ की गोपालपुर है, जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। जरा सुनिए इस पर क्या बोले अखिलेश यादव। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ता हूं तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। तो देखा आपने, अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं आजमगढ़ की जनता से पूछकर बताएंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे। लेकिन इतना तय हो गया, अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। अखिलेश यादव कौन है आप सब जानते हैं, लेकिन पहली बार विधानसभा का उनका चुनाव लड़ने से अब उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालना जरूरी हो गया है। वो 2000 में, सन 2000 में कन्नौज से पहली बार सांसद बने थे। आपको याद होगा, करीब 21 साल 22 साल हो गए। साल 2004 में फिर एक बार कन्नौज से जीतकर सांसद बने थे। साल 2009 में फिरोजाबाद सीट पर उपचुनाव हुआ, जीत हासिल की और सांसद बने। 2012 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की तो उन्हें समाजवादी पार्टी का नेता चुना गया। 15 मार्च 2012 को 38 साल की उम्र में उन्होंने यूपी के सीएम पद की शपथ ली। 5 मई 2012 को विधान परिषद के सदस्य बने, एमएलसी बने। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारी, अखिलेश को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। साल 2019 एक बार फिर अखिलेश आजमगढ़ से सांसद बने। आज एक और सियासी उठापटक हुई। अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव समाजवादी परिवार को छोड़कर भाजपाई हो गई। पार्टी ने अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने को भव्य बना दिया। पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह बीजेपी को झटके लग रहे थे, कई पिछड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, उसी तरह बीजेपी ने अपर्णा को शामिल करा के बड़ा दाव खेला। सियासी मायनों में कहें तो अखिलेश को बैकफुट पर धकेल दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा ने कहा, मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, बाद में परिवार। बीजेपी में शामिल कराने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद दिया। बोली, हमेशा से पीएम के विचारों से प्रभावित रही हूं, बीजेपी के लिए पूरी ताकत से काम करूंगी। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अपर्णा यादव कौन है, इतना खुलकर कभी मीडिया के सामने इतने बड़े मंच पर वो आई नहीं है। तो जरा अपर्णा यादव को जान लीजिए। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की पत्नी है अपर्णा यादव। 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन हार गई थी। बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने उनको पिछले चुनाव में हरा दिया था। एसपी के टिकट पर उनको 63,000 वोट मिले थे, पिछले चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद से, लेकिन जब से यूपी में योगी की सरकार आई है, तब से वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की कई बार खुलकर तारीफ कर चुकी हैं, सामाजिक कार्यों में जुड़ी रहती हैं,
राजनीतिक तो हैं ही, लखनऊ में प्रतीक यादव एक जिम भी चलाते हैं और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता की पहली शादी से प्रतीक पैदा हुए थे और प्रतीक की पत्नी है अपर्णा यादव। आज चर्चा में इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने अब सीधे मुलायम परिवार में सेंध लगा दी है और अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कर लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा क्या बोली आपने सुन लिया, लेकिन बीजेपी भी गदगद है। बीजेपी के नेताओं को अखिलेश पर जुबानी हमला करने का मौका मिल गया है। इस मौके को केशव प्रसाद मौर्य हाथ से कैसे जाने देते। बोले अपर्णा का स्वागत है, अपर्णा की विचारधारा शुरू से ही भाजपाई रही है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा सरकार और सांसदी चलाने में अखिलेश हमेशा से नाकाम रहे। अब साफ हो गया अखिलेश परिवार चलाने में भी असफल रहे। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। अब जब बीजेपी ने अपर्णा यादव को इतने धूमधाम से पार्टी में शामिल किया, अखिलेश से उस पर सवाल पूछा गया, अखिलेश बैकफुट पर आ गए। अखिलेश बोले अपर्णा यादव को नेताजी मुलायम सिंह यादव ने काफी समझाया लेकिन ना अपर्णा मानी। अपर्णा को बीजेपी में जाने की बधाई देता हूं। साथ ही बोले समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, उम्मीद है अब बीजेपी में भी हमारी विचारधारा होगी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। अपर्णा इकलौती नहीं है, समाजवादी कुनबे में पहले भी बिखराव हुआ है। मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव भी भगवा झंडा हाल में थाम चुके हैं। इससे पहले पंचायत चुनाव का वक्त याद करिए, मुलायम सिंह की भतीजी संध्या यादव और उनके पति अनुजेश यादव जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी की तरफ से सियासी ताल ठोक चुके हैं। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने भी आज स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी कर दी। स्टार प्रचारकों की बीजेपी की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जाहिर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस सूची में हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, सीएम योगी हैं और भी कई नेता हैं। लिस्ट की सबसे बड़ी बात यह है पार्टी का ब्राह्मण चेहरा अजय मिश्रा टेनी इस लिस्ट में नहीं है। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और बड़ा सीधा सवाल है, पहली बार चुनाव लड़ना अखिलेश की मजबूरी या मास्टर स्ट्रोक, और दूसरा अखिलेश परिवार में सेंध बीजेपी को कितना फायदा। राष्ट्र की बात में जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी से अनिला सिंह आ गई हैं, माफ करिए मनीष शुक्ला हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी से सुनील साजन हैं, फैजान खान बीएसपी से हैं, AK वाजपेयी एलजेपी से, और मेरे सहयोगी राजीव रंजन ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मुलायम और अखिलेश परिवार काफी करीब से इनको फॉलो करते आए। राजीव, सबसे पहले आपका विश्लेषण। आपने सुबह जब यह कहा राजीव कि अपर्णा के जाने से अखिलेश और समाजवादी पार्टी भी खुश और आने से बीजेपी भी खुश, तब से बहुत लोग ये सोच रहे हैं इस विश्लेषण का क्या मतलब है, क्यों, जरा समझाइए राजीव। देखिए, मानक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा कैच है। पहली बार मुलायम सिंह यादव के घर का कोई करीबी, आप हरिओम यादव विधायक हैं, समधी रिश्ते में आते हैं। मुलायम सिंह के एक ही संतान है अखिलेश यादव, तो उस तरह से वो नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव की घर की सदस्य, उनकी छोटी बहू अगर भारतीय जनता पार्टी में आती है तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुलायम सिंह परिवार, देखिए दरारों की बात तो 5 साल पहले भी आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सदस्य कोई दूसरी पार्टी में, विरोधी पार्टी में सीधे जाकर के बैठ जाए। अपर्णा यादव छोड़ करके गई है, तो ये एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहने के लिए कि उनकी तरफ बड़े लोग आ रहे हैं और खास करके वो महिला हैं, बहू हैं उस परिवार की, वो आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको लेकर खुश है, और खुश ना होती तो 2-2, 3-3 बार के विधायकों, सांसदों को भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के लखनऊ ऑफिस में ज्वाइन करा जा रहा है, और जो अभी आज तक कोई चुनाव नहीं जीता और बिल्कुल यंग युवा अपर्णा यादव हैं, उनको ज्वाइन कराने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली कार्यालय आते हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की जाती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खुश है और पूरे ये जो हथियार है इसका इस्तेमाल अखिलेश पर वार करने के लिए पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी, आप देखिएगा। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी इसमें कहूं कि अगर उत्तर प्रदेश के लोगों में, नेताओं में, चेहरों में सबसे बड़ा यादव चेहरे के तौर पर भी अपर्णा यादव को पेश कर दिया जाए तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी खुश, ये मैंने इसलिए कहा कि पिछले 5-7 वर्षों में परिवार के सदस्य ने जितना अपर्णा ने अपने बयानों से अखिलेश यादव को असहज किया था, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके, उनको गौशाला में बुला करके और उनकी लगातार तारीफ करके, उतना असहज वो कभी परिवार के किसी और सदस्य ने नहीं किया। तो अब अखिलेश यादव परिवार में रहते, जब आपके खिलाफ कोई एक ही बाउंड्री में रहते, एक ही प्रेमिसेस में रहते, कोई आपके विरोधी से जहां मिलता उसकी तारीफ करता है, तो वो आपको कैसा फील होगा। और एक बार वो घर छोड़ करके जाए और दूसरे के साथ मतलब डिक्लेयर्ड अपोजिशन में चला जाए तो उसकी बात दूसरी होती है। तो अखिलेश यादव भी बहुत दिन से ये देख रहे थे और असहज उनको अपर्णा कर रही थी। तो मुझे लगता है चुनाव के ठीक पहले उनके पाला बदलने से समाजवादी पार्टी में भी एक की खुशी है कि वो चली गई और भारतीय जनता पार्टी को खुशी है कि वो आ गई। ठीक है राजीव, और जरा अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ने की जो बात कह रहे हैं वो क्यों, वो भी थोड़ा विश्लेषण करिए उसका भी। क्या योगी की नकल कर रहे हैं, मतलब योगी के चुनाव में कूदने के बाद दबाव उन पर आ गया? क्योंकि अगर नहीं लड़ते तो लोग पूछते अखिलेश यादव क्यों बच रहे हैं चुनाव लड़ने से, विरोधी पूछते क्या डर रहे हैं, क्या यही वजह थी या फिर कुछ और भी रणनीति है इसके पीछे, और कहां से लड़ेंगे? थोड़ी सी मानक, ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी ये क्षेत्रीय गणित है इसका, उसको समझने की कोशिश। आजमगढ़ जो जगह है वो समाजवादी पृष्ठभूमि या जातिगत आधार पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही उर्वरक भूमि है। 2017 की पूरी आंधी देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चली, लेकिन आजमगढ़ में जाके वो खत्म हो गई। वहां पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली, वो भी उस कद्दावर नेता रमाकांत यादव के बेटे को मिली जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में थे। रमाकांत यादव बहुत पहले ही योगी आदित्यनाथ के MP CM बनने के बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो पिता पुत्र अब दोनों अलग अलग पार्टियों में। तो 10 सीटें हैं आजमगढ़ में और वो 10 सीटों में या तो आप देखिए एक सीट वंदना सिंह सगड़ी की वहां है और उसमें बाकी जो सीटें मुझे याद आ रही हैं या तो यादव या तो मुस्लिम कैंडिडेट वहां का MLA है। तो वहां पर एक दूसरी समस्या और है कि बहुजन समाज पार्टी के जो आपने देखा विधायक दल के नेता थे गुड्डू जमाली, वो अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। तो वहां आजमगढ़ में स्थानीय स्तर पर कई समाजवादी पार्टी के छत्रप खड़े हो गए जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। उस प्रभाव को कुंद करने के लिए और हर सीट पर मैं आपको बता रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि सिटिंग जो MLAs हैं उन्हीं के खिलाफ समाजवादी पार्टी के 3-3, 4-4 लोग टिकट मांग रहे थे और अखिलेश यादव इन 10 सीटों को लेकर के बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं आजमगढ़ जो कि एक प्रोबेबल 10 सीटें उनको एक साथ झोली में मिल सकती है, जिसके मिलने की ज्यादा संभावना है, वो सीटें भीतरी अंतर्घात और अंतर्द्वंद की वजह से वो जा सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने खुद ये तय किया कि मैं खुद वहीं से लड़ूंगा तो सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। और जो गोपालपुर की आपने सीट कही, वहां से नसीम अहमद विधायक है और उसके पहले वसीम अहमद थे विधायक, वो मंत्री भी रहे थे अखिलेश सरकार में। 2017 से पहले उनका जब निधन हो गया तो 2017 में उनको चुनाव दूसरे को दिया गया। गोपालपुर से ज्यादा सेफ सीट मुझे नहीं लगता है कि जिस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट विधायक होगा वहां जाना अखिलेश यादव पसंद करेंगे। उससे भी ज्यादा सेफ सीट उनके लिए आजमगढ़ सदर की है। दुर्गा प्रसाद यादव उनके बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ही करीबी और विश्वास पात्र हैं और हाल ही के दिन में दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। अब ये फैसला अखिलेश यादव का कहां से ले ले, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वो आजमगढ़ सदर सीट से ही लड़ना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया राजीव रंजन इस विश्लेषण के लिए, मजा आया सुनकर। सुनील साजन, क्या मजबूरी है
राजीव विश्लेषण कर रहे हैं, आजमगढ़ की सारी सीटें अपनी झोली में करना चाहते हैं, ये रणनीति है। पर क्या कहीं योगी चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए दबाव में तो नहीं आ गए अखिलेश कि चुनाव लड़ना पड़ रहा है इस बार? देखिए मानक जी, माननीय अखिलेश यादव जी किसी के दबाव में आएंगे ऐसा मुझे कभी नहीं लगता है। और वो केवल आजमगढ़ की सीटें झोली में नहीं चाहते, वो तो समूचे उत्तर प्रदेश की सीटें झोली में चाहते हैं। और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी काम कर रही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, तो वो हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। नहीं, देखिए पहले पिछले साल उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अचानक अब चुनाव में ये फैसला बदला, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये फैसला क्यों बदला? मानक जी, आज भी सम्मानित पत्रकार साथियों ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ की जनता से बात करेंगे कि हमें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, फिर ये बात हम बाद में तय करेंगे। ओके, तो अभी कोई सीट तय नहीं है, अच्छा, कोई ठीक है। चीजें तय नहीं है, और ओके। इसलिए भी तय नहीं है, शायद समाजवादी पार्टी का रणनीति का हिस्सा हो। ठीक है, ओके। अब भाजपा क्यों परेशान है? हाँ, भाई भाजपा अपना चुनाव लड़े, ठीक है, किसानों के बीच जाए। ठीक है सुनील, अपनी ओके उपलब्धि सुनील, बताए। एक चीज जी। और आज आपने देखा, जी। आपने बीजेपी के बड़े मंत्री तोड़ लिए, विधायक तोड़ लिए, ऐसा लगता है बीजेपी ने आज करारा पलटवार किया, और ऐसा पलटवार किया सीधा मुलायम परिवार में सेंध लगा दी। बताइए, आपके परिवार, मुलायम परिवार के इतने इंपॉर्टेंट एक मेंबर को बीजेपी में शामिल कर लिया आज, अपर्णा यादव को, जो आपकी टिकट पे चुनाव भी लड़ चुकी है। ऐसा लगता है बदला पूरा हो गया, हिसाब बराबर हो गया। अगर भाजपा को लगता है हिसाब बराबर हो गया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। बस मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी से लोग आए हैं वो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनकी तुलना किसी से मत करिए। हाँ, जहां तक सवाल परिवार का है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। बहुत लोग भाजपा में गए राष्ट्र का काम करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्र के लिए काम करने गए थे, सैनी साहब भी राष्ट्र के लिए काम करने गए थे, दारा सिंह चौहान भी राष्ट्र के लिए काम करने गए थे, और मुझे लगता है रीता बहुगुणा जोशी जी ने भी कांग्रेस छोड़ करके राष्ट्र के लिए ही काम कर रहे हैं। आज उन लोगों की क्या दुर्गति है? नहीं, पर क्या वजह क्या रही, कुछ तो उनसे बताइए। बेहतर कोई नहीं है। आप अपर्णा यादव पर बोलने से बच क्यों रहे हैं? यही तो बीजेपी की रणनीति है कि वहां हाथ मारो, वहां वार करो जहां पर आप बोल भी ना पाए कुछ। मानक जी, वो हमारी कोई नेता नहीं है जिस पर हम परेशान हो कि हम ना बोलना चाहें। आइए, अपर्णा बिष्ट पे हम क्यों नहीं बोलेंगे? भाई कोई हमारा कद्दावर नेता थोड़ी चला गया है। मानक जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आपके घर का दूसरा मेंबर पत्रकार नहीं है ना, दूसरे मेंबर का मुझे लगता है न्यूज़ 24 पे कोई प्रभाव है, तो फिर भी लेकिन हमारे नेता ने शुभकामनाएं दी हैं, बड़े होने के नाते शुभकामनाएं दी हैं। तो कह दीजिए फिर एक बार सुनील, मैं कह रहा हूं, देखिए अब तो परिवार में नहीं है, कहने का मतलब राजनीतिक परिवार में नहीं है, खुल के कह दीजिए अपर्णा यादव अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगी बीजेपी में, अगर लखनऊ कैंट से या कहीं और से लड़ती हैं तो कह दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, भाजपा के बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ये समाजवादी की आंधी चल रही है, जहां किसान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सुनील एक सेकंड, मुसलमान, एक सेकंड, आप इस मुद्दे को भटकाइए मत। बीजेपी ने उन दोनों मुद्दों पे आपसे बदला ले लिया। आपने कहा देखिए राजभर जी हमारे साथ, जयंत चौधरी हमारे साथ, बीजेपी में सेंध लगा दी, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बीजेपी ने पहले अपर्णा यादव को शामिल कराया, उसके बाद अभी एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसकी तस्वीरें भी दिखा दूंगा। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद बैठे हुए हैं, एनडीए का गठबंधन भी बड़ा गठबंधन बन गया है। दोनों मुद्दों पर बीजेपी ने आपको दिखा दिया कि हम ऐसा मत करिए कि आपने गठबंधन बना लिया, हम पिछड़ गए, आप हमारे अंदर सेंध लगा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मानक जी, मैंने मान लिया, मैं तो मानता था ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब इसको भी हमारे परिवार के लोगों के सदस्यों की जरूरत पड़ रही है या दूसरे छोटे छोटे दलों की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये झूठे बोलते थे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। इनको भी उसी समीकरण पे आना पड़ा, वही दिखाने की कोशिश करनी पड़ रही है। लेकिन देखिए, दो चीजें, समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी लेकिन बीजेपी सरकार में थी। हमको समीकरण साधने हैं, सरकार में बैठे लोगों को अपने काम बताने पड़ेंगे। आपने ओके, मनीष शुक्ला भाई जी बोलिए। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। मनीष, अपर्णा यादव को ले जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, सुनील कह रहे हैं। अच्छा, आप ये सुनील जी और क्या बोले,
देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति है समाजवादी पार्टी में, कोई भी व्यक्ति जिसका मान सम्मान नहीं रहे इस पार्टी में कैसे कोई रह सकता है। सुनील यादव को भी अगर आवश्यकता पड़ेगी और अगर मान सम्मान से रहना चाहेंगे, अपने हृदय पे हाथ रखेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव जी के साथ तो मान सम्मान नहीं बच सकता है। तो पार्टी हमारी पार्टी में अपर्णा जी आई हैं, उनका स्वागत है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है कि महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा, विकास, नौजवानों के लिए नौकरियां भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी जी के कामों की पुरानी प्रशंसक रही है। उससे स्पष्ट होता है कि जो भी पार्टी या व्यक्ति काम करेगा तो उसके प्रशंसक कहीं भी हो सकते हैं, वो अखिलेश यादव जी के घर के अंदर भी हो सकते हैं। बात ध्यान में सबके आ गई है। और इतना अहंकार कि नहीं, अभी तक तो इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। हृदय से पूछिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के कि क्या फर्क पड़ा है इससे। हृदय से पूछिए पूरे परिवार में, तो वो बता देंगे क्या फर्क पड़ा है। सुनील जी, प्रवक्ता होने के नाते आप अपने दायित्वों का निर्वहन भले कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी मनीष, इसका मतलब मुलायम परिवार में जो दरार पहले पड़ी थी जब चचा गए थे और बाकी नेता गए थे, आप उसको फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या अपर्णा यादव के जाने के बाद? शिवपाल यादव के साथ श्री शिवपाल यादव जी गए ही नहीं थे। 2016 और 17 दिसंबर और जनवरी अगर ध्यान में हो मानक जी, तो वो उनके साथ किस तरह का व्यवहार इन लोगों ने किया था उनके घर के सामने। ये जो तथाकथित नौजवान है कि ये जवानी तुझ पर कुर्बान करने वाले, किस तरह से उनके साथ उन्होंने व्यवहार किया था, शिवपाल जी को भी याद है। जो टीवी चैनल्स के माध्यम से जनता ने जो देखा था, और स्वयं मंच पर अपने पिताजी के साथ जो व्यवहार था वो लोगों ने देखा है। और ये अहंकार ज्यादा दिन चलता नहीं है। और हमको लगता है विनम्रता होनी चाहिए, परिवार के साथ में भी, पार्टी के साथ भी, राज्य के साथ और देश के साथ भी। तो अपर्णा को टिकट दे रहे हैं लखनऊ कैंट से क्या? और रीता बहुगुणा जोशी जो मांग रही है अपने बेटे के लिए, फिर उसका क्या होगा? मानक जी देखिए, टिकट तय करने का फोरम मनीष शुक्ला तो है नहीं, वो बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, वो तय करता है। और वो तय करेगा कि क्या उपयोग श्रीमती अपर्णा यादव का करना है। चलिए, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। ठीक है। अच्छा, अखिलेश चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आपके हिसाब से मनीष? पहली बार जी, अखिलेश यादव पहली बार चुनाव क्यों लड़ रहे हैं विधानसभा का? आपका क्या समझना है? अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़े या ना लड़े, चुनाव में हार समाजवादी पार्टी की तय हो चुकी है। जनता ने काट की हांडी 2012 में चढ़ाई थी और उनको मिला क्या? नौजवानों की नौकरियां लूटी गई, 84 कोसी परिक्रमा रोकी गई। ओके, ऑल राइट। फैजान खान और AK वाजपेयी, चंद्रशेखर आजाद वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करूंगा थोड़ी देर में। फैजान खान, मैं चाह रहा हूं दोनों मुद्दों पर बोलिएगा। पहला, अखिलेश यादव आपके हिसाब से क्यों पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और बहन जी क्यों नहीं लड़ती हैं? अक्सर यह सवाल पूछा जाता है। और दूसरा, अपर्णा यादव पर भी बोलिएगा। मानक जी, आप सबको पता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार लोकसभा के चुनाव जीत चुकी हैं, 3 बार राज्यसभा रही हैं, 1 बार MLA, 2 बार MLC। तो सारे सदनों में वो प्रदेश के और देश की रही हुई हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये उनकी निजी मामला हो सकता है, एक बहुजन समाज पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है। और अगर सवाल हमसे पूछा जा रहा है तो पलट के हम भी मानक जी पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है, और अब बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी योगी जी को चुनाव में उड़ा दिए। अरे चुनाव में नहीं उतारे, उन्हें तो उनके घर वापस भेज दिए। दूसरा, 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरा भी नहीं थे चीफ मिनिस्टर के। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मानक जी मुझे रोक दीजिएगा। ये चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है, चेहरा भी नहीं थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में चेहरा उतारे, चुनाव लड़े ना लड़े, जाहिर सी बात है। मनीष जी भाई हैं यहाँ पे, वो उनकी अपनी निजीगत होती है, पार्टी की अपनी रणनीति होती है। उसी तर्ज पर अखिलेश यादव जी अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं बेशक लड़े, नहीं लड़ना चाह रहे हैं ना लड़े। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपके राजीव भाई ने जो अभी पत्रकार महोदय आजमगढ़ से लाइव आपको दिया रिपोर्ट, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से मैं गाजीपुर का ही रहने वाला हूं, मैं जानता हूं आजमगढ़ को। जिस सीट पे भी अखिलेश यादव जी उतरेंगे वहां पर भी वो मुसलमान का ही टिकट काटेंगे, जो
एंटी माइनॉरिटी वो चल रहे हैं, जो नाम आया है शायद उन्होंने सही से आपको नहीं बताया, दोनों नाम पे निजामाबाद और गोपालपुर दोनों जगह पे सिटिंग विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं वो माइनॉरिटी हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि अगर उतरना है तो वो किसी यादव सीट से उतर जाए, तब पता चल जाएगी। अच्छा, माइनॉरिटी का हिस्सा मार रहे हो भैया। फैजान खान, आप और आपकी पार्टी कहते हैं बीजेपी जीतेगी नहीं, बीजेपी हार रही है, लेकिन देखिए बीजेपी ने तो अखिलेश यादव के परिवार में सेंध लगा दी, अपर्णा यादव को ले आए और अपना गठबंधन भी आज दिखा दिया संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ। अच्छा जी, बिल्कुल 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 दिखा दिया। और समाजवादी पार्टी शुरू से, मानक जी हम कहते हैं ये पूरा का पोस्टर है भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से 2017 में ये पूरे चुनाव को परिवार में ही शामिल करके रहने दिए, जनता के मूल विषयों पे बात नहीं हुई और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिता दिए, वही हाल ये इसकी अब की करेंगे। ये अपना परिवार संभाल नहीं पाते, प्रदेश संभालने की बात करने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मानक जी, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्टिंग हैंड समाजवादी पार्टी से मिलती है, चाहे तुष्टीकरण में, चाहे सांप्रदायिकता में, चाहे ध्रुवीकरण की राजनीति में। बहुजन समाज पार्टी, मुझे सुनील को मौका देना पड़ेगा। हालत खराब है क्योंकि उन्हें सुनील रिस्पॉन्ड करिए, फिर आ रहा हूं वाजपेयी जी। समाज पार्टी चुनाव जीत रही है। सुनील रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, मैं फैजान भाई के बारे में क्या बोलूं। हमारे नेता ने कह दिया कि बसपा की जो सुप्रीमो है उनका आशीर्वाद है, अब इनको जो बोलना हो बोले। हमारे नेता ने कहा कि समाजवादी और अंबेडकरवादी मिलकर के सामंतवादी सरकार को बाहर करेंगे। समाजवादी अंबेडकरवादी एक साथ आकर के सामंती सरकार को हटाएंगे। वो कह रहे हैं परिवार तो संभाल नहीं पाए, प्रदेश क्या संभालेंगे? नहीं, ठीक बात है। देखिए, मुझे लगता है मानक जी, मैं वो कहना नहीं चाहता था। इस देश, अगर परिवार से ही बात है तो जो निजी परिवार को नहीं संभाल पाए वो देश की भी गद्दी संभाल लिए, तो ये कोई आपका तर्क, मैं इससे सहमत नहीं हूं। एक, मुझे लगता है हमारी बात बीजेपी प्रवक्ता समझ गए होंगे, आप समझे कि नहीं समझे, बाकी लोग समझे कि नहीं समझे, मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी मुद्दे पर लड़ रही है, किसान के मुद्दे पर, ओके, बेरोजगारी पर, ओके, महंगाई पर, ठीक है, पिछड़े दलितों के, ठीक है, ऑल राइट, ओके, एक वाजपेयी, सुनील मैं समझ गया, ओके, ऑल राइट। वाजपेयी जी, आप तो सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं इस पैनल में और आपने तो अखिलेश को और मुलायम परिवार को काफी करीब से देखा समझा भी है। जरा बताइए क्या हो रहा है अखिलेश परिवार में, क्यों अपर्णा यादव चली गई और क्या वाकई झटका है क्या ये अखिलेश यादव के लिए? वाजपेयी जी, देखिए, हमारा मानना यह है कि परिवार का हर व्यक्ति पूरी तरीके से राजनीतिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। बुजुर्ग कोशिश करते हैं कि बच्चे पार्टी में रहे, जो परिवार की पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी में रहे, लेकिन ये उनकी स्वतंत्रता है और ये कोई जनता के लिए इशू नहीं है। जनता के लिए इशू ये है कि अगर आप एक तरफ मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अभी साजन सिंह कह रहे हैं कि नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ है, अभी फैसला नहीं हुआ। अरे भाई, एक तरफ तो आप दावा ठोक रहे हैं कि मुख्यमंत्री आ गई, अखिलेश की सरकार आ गई, और दूसरी तरफ डर भी रहे हैं। और अगर जाने के भी प्रयास हो रहा है तो कहां हो रहा है? आजमगढ़ की सीट पे। क्यों भाई? आपका जो गृह क्षेत्र है, इटावा, फिरोजाबाद, शुक्वाबाद, उधर क्यों नहीं जाएंगे? क्यों मुस्लिमों का सहारा चाहिए आपको? मतलब ये सोचने का है। और दूसरी तरफ जनता कंपेयर करेगी। कहां गया अखिलेश बाबू का नारा, काम बोलता है? अब नहीं कह रहे इस बार काम बोलता है। क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि एक एक्सप्रेसवे के अलावा अब 7 एक्सप्रेसवे आ गए हैं, तो कैसे कंपेयर होगा? पिछली बार दंगे कितने हुए अखिलेश सरकार में, वो जवाब देना पड़ेगा। कंपेयर होगा तो योगी की सरकार से होगा। दलितों के लिए आपने क्या किया, वो कंपेयर होगा। इन मुद्दों से भटक रहे हैं, इन मुद्दों को जनता के बीच में नहीं ला रहे, विकास का मुद्दा बीच में नहीं ला रहे, जातिवाद पे चले गए हैं कि भाई अपना जो अम्ब्रेला है उसको बड़ा कैसे किया जाए। लेकिन ये भूल गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से क्या पूरी जमात का वोट आ जाएगा क्या? ये चुनावी समर में लोग इधर से उधर जाया करते हैं, लेकिन वोट जो पड़ता है जनता काम देखा करती है। और अगर आपने 5 साल काम किया था तो क्यों नहीं उसको दोबारा रिपीट किया? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी तो विकास की ढोल ठोक रही है और वो लास्ट मिनट तक उससे हिलने वाली नहीं है, लेकिन आपने क्यों विकास का मुद्दा छोड़ा, इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। तभी आगे की राजनीति का रिजल्ट 10 मार्च को जो सुनील साजन रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद से बात करूंगा मैं। सुनील, पहले ये बताइएगा, वाजपेयी जी कह रहे हैं अगर वाकई आप में एक आत्मविश्वास है और आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं,
सरकार को लीड करना चाहते हैं तो खुलकर कहना चाहिए जी। चुनाव लड़ूंगा। जी देखिए वाजपेयी जी, पहली बात तो आप अपने आप को संशोधित कर लीजिए, नई जानकारी तो जान लीजिए, समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट पे ही चुनाव लड़ रही है। काम बोलता है, हमारा नारा है, लेकिन किसानों की समस्या भी है, बेरोजगारों की भी समस्या है, महंगाई भी समस्या है, जो पिछड़े दलितों का आपने आरक्षण छीन लिया वो भी एक समस्या है, और जो आप संविधान खत्म करना चाहते हैं उसकी भी अपनी एक लड़ाई है। तो आप भटकाइए नहीं, हम जात पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम फिर कहेंगे कि आप जो जोड़ करके खुश हैं, तो क्या आपको सब कुछ मिलने जा रहा है क्या? तो सारा जब हम ही जोड़ते हैं, जब समाजवादी पार्टी जोड़ती है, तभी पेट में दर्द होता है। अच्छा सुनील, ओके सुनील, एक चीज और, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बैठे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है और आपने भी उन पर आरोप लगाया है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि आपने उनका अपमान किया, आपने दलितों का अपमान किया और आपको दलित का वोट नहीं चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास कोई फोन आया, कोई साजिश हो गई। जरा एक बार स्थिति साफ कर दीजिए, यह गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं 25 सीट देने का उनको वादा किया गया था और 2 सीटें ऑफर करके उनका अपमान किया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, क्या उनके बीच और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हुई मैं नहीं जानता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी अदना सा कार्यकर्ता किसी का अपमान नहीं कर सकता। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में तो ये मैं मान ही नहीं सकता हूं कि अगर चंद्रशेखर जी गए होंगे तो अदब से बात नहीं हुई होगी, सम्मान से बात नहीं हुई होगी। वो अलग का विषय है कि चंद्रशेखर जी क्या चाहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या देना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम दलित के खिलाफ हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमको दलित का वोट नहीं चाहिए, हमको सबका वोट चाहिए। हम तो बहुमत तभी चंद्रशेखर आजाद पार्टी को मिलेगा। चंद्रशेखर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा कि कल आपने ऐलान किया था अखिलेश अब 100 सीटें भी दे तो भी आप उनके साथ नहीं जाएंगे, क्या उस फैसले पर कायम है, अखिलेश के साथ नहीं जाने के फैसले पर? देखिए, लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। मैंने तो बिना किसी सीट के भी, जब उन्होंने मेरे चरित्र के ऊपर एक शंका जाहिर की थी कि कोई साजिश, कोई शिकार या कोई षड्यंत्र या कोई फोन कॉल जो है वो आया था जिसकी वजह से चीजें खराब हुई, तो मैंने ये कह दिया था कि अगर वो फिर ये बात है तो वो ये साबित करना चाहते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई कहीं किसी दल के कहीं से चंद्रशेखर तो नहीं चल रहे, तो मैंने कहा था कि वो बड़े भाई हैं, वो सहसम्मान बुलाएंगे तो चला जाऊंगा और बिना किसी सीट के चला जाऊंगा। ये त्याग और समर्पण मेरा बहुजन समाज के प्रति है, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में दलितों, पिछड़ों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का, जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनका दर्द देखा है। तो मेरी अखिलेश जी से कोई लड़ाई नहीं है, तो मैंने उनसे कहा था चला जाऊंगा। तो जब वो नहीं हुआ तो फिर मैंने कल तय किया कि भाई हम अपने दम पे लड़ेंगे। अब मेरे सामने एक चुनौती है कि मेरा 2.5 महीने का समय खराब हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं पहले भी जो है ना अपने दम से आगे बढ़ा था भीम आर्मी के, और अब फिर अपने दम से आगे बढ़ूंगा। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं चंद्रशेखर? चंद्रशेखर सुन पा रहे हैं? कितनी सीटों पर लड़ेंगे? चंद्रशेखर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है फोन कट गया है। चंद्रशेखर को दोबारा फोन लगाइए। सुन पा रहे हैं चंद्रशेखर? जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं, जी सुन पा रहा हूं। हाँ, मैंने कहा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो कैडर कार्यकर्ता है वो सभी 403 विधानसभाओं पे है। तो हमने प्रयास किया है कि क्योंकि बीच में गठबंधन की वजह से थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन हमने दोबारा नई शुरुआत की है, तो सभी सीटों में चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। जहां कमजोरी रह जाएगी या कहीं कुछ ऐसी स्थिति रहेगी तो वहां अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, जहां मजबूत प्रत्याशी है वहां मजबूत प्रत्याशी को लड़ाएंगे। तो दोबारा से जो है ना लड़ाई की संघर्ष की शुरुआत की है, क्योंकि 5 साल भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे, और लड़ना ही हमसे आता है। हमसे झूठ की, फरेब की या धोखे की राजनीति नहीं आती। हम तो अपना काम करना जानते हैं और आगे भी करेंगे। मैं समझता हूं कि कभी भी किसी नौजवान ने अगर अपनी हक की लड़ाई की आवाज उठाई होगी तो किसी ने उसका रास्ता आसान नहीं किया होगा। तमाम मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तमाम जो है समस्याएं। तो आप अकेले लड़ने पर क्यों, अकेले लड़ना क्यों चाहते हैं? आप चाहें तो आप बाकी दलों के साथ भी जा सकते हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, और भी तो हैं। देखिए, बीजेपी से उनसे कभी कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि
उन्होंने जो देश को बर्बाद किया, उन्हीं के खिलाफ तो संघर्ष है। वो तो आज भी दलित को अछूत मानते हैं, तभी तो आज भी 21वीं सदी में भी और आजादी के इतने साल बाद भी जब समानता की बात है तो मुख्यमंत्री जी हमारे घर पे खाना खा के बताते हैं कि भाई देखो मैं दलितों का खाना खा रहा हूं। कभी बीजेपी ने, आरएसएस ने समानता की बात की नहीं, वो हमेशा समरसता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो रहेगी, जाति व्यवस्था तो रहेगी, वैसे भाई भाई है, तो उनके साथ तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। और बेंजी से मैंने 2 साल से प्रयास किए, मैंने तो बिना शर्त उनको, अगर आपको याद हो तो लोकसभा में भी समर्थन किया था इस गठबंधन को, समाजवादी और बीजेपी बसपा के गठबंधन को, और इसलिए किया था कि बीजेपी सत्ता में ना आए लोकसभा में 19 में। और अब जो है एक और नया जो है अनुभव हुआ, जो स्थापित पार्टियां हैं उनसे अब गठबंधन करने की इच्छा नहीं है। जो हम जैसे नकारे गए लोग हैं, जिनको निराश किया गया है, जिनके साथ छल हुआ, उन लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं कि एक मजबूत जो है विकल्प बने। और मैं समझता हूं जनता ये भी जानती है कि उनकी लड़ाई में 5 साल उनके बीच में कौन था और आज वोट मांगने उनके बीच में कौन आ रहा है। तो समय लगेगा, लेकिन अगले 5-6 दिन में हम लोग अपने आंदोलन को मजबूती से दोबारा खड़ा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास समर्पित कार्यकर्ता और हमने पहले भी अपने आप को साबित किया है। ठीक है, अखिलेश कह रहे हैं 2 सीटें दी थी, क्या आप 2 सीटों पर बिल्कुल राजी नहीं है? जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हुई थी, क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने उनको 2 सीटें दी थी, बात हो गई थी, तो आप 2 सीटों पर बिल्कुल राजी नहीं है क्या? देखिए, मैं समझता हूं अगर अपने परिवार के व्यक्ति को भी उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान नहीं देंगे तो वो भी चला जाएगा। तो मैं भी परिवार का ही हूं, मैं समझता हूं हिस्सेदारी की लड़ाई, उनके गठबंधन में जो भी साथी है वो सब अपनी हिस्सेदारी के साथ, अगर वो एक की हिस्सेदारी में कमी किए होते तो वो शायद हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ भी चले जाते। मतलब अभी भी गुंजाइश है ना? नहीं, आपने पिछली बार भी मैंने कहा था, आपने पिछली बार भी मेरे साथ इस इंटरव्यू में कहा था कि मैं अभी भी अखिलेश के साथ जाने को तैयार हूं अगर वो सम्मान दें, और अगर चुनाव के बाद भी मेरे पास कुछ सीटें हुई और उनको जरूरत पड़ी तो मैं समर्थन दे दूंगा। तो अभी सुनील साजन बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं, आप चाहें तो बात कर लें, बता दें कोई नया ऑफर है या कुछ बात है तो कह दें, आप पहुंच जाएगी आपकी बात। देखिए, मैं सुनील भाई को भी धन्यवाद करूंगा, मैं किसी से कोई सवाल नहीं करता हूं। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे होते तो मैं उनसे भी वही बात करता जो मैं उस दिन करके आया था। मैंने अपने जीवन में कुछ सिद्धांत और नियम बनाए, मैं उन पर ही खड़ा रहता हूं। और अच्छी बात है, समाजवादी के लिए मंगल कामनाएं, लेकिन आजाद समाज पार्टी का केतली निशान है, वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। और मैं समझता हूं कि अब हमारी लड़ाई जो है ना वो मजबूती से धरातल पे 2 दिन में तैयार हुई है, और अगले 2-3 दिन में हम और तैयार करेंगे। और विश्वास कीजिए, बहुजन समाज की आबादी इस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे है, और उन्होंने पहले भी कभी घुटने नहीं टेके, वो आगे भी घुटने नहीं टेकेंगे। मैं पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी सब तमाम लोगों को, ईसाइयों को तैयार करूंगा कि वो नकली नेताओं के भरोसे ना रहें। जो लोग चुनाव में आते हैं वो असली नेताओं के भरोसे रहे, जो बिना विपक्ष की भूमिका 5 साल अदा करते हैं और सड़कों पर रहते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, 2 सवाल और मैं समझता हूं अगर पिछले 5 साल में मुझसे ज्यादा कोई लड़ा हो उत्तर प्रदेश में तो उसका नाम आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। आप तो पत्रकार हैं, सबकी न्यूज कवर करते हैं कि पिछले 5 साल में 2.5 साल जिसने जेल में काटे और इस बीजेपी के सामने घुटने टेके, उस शख्स का क्या नाम है आप बेहतर जानते हैं मुझसे ज्यादा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, पिछड़े वर्ग के बच्चे के हाथ पैर तोड़ दिए गए, बहनें जो है रो रही थी, तब उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा था और सरकार को झुकना पड़ा। तो ये लड़ाई जो ओके, चंद्रशेखर एक सवाल और बहनों के भरोसे, अपनी माओ के आशीर्वाद के भरोसे, बुजुर्गों के भरोसे, ठीक है, और अपनी सम्मान की सुरक्षा के लिए हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, हार जीत से नहीं डरे, मतलब अब तो सम्मान की, आत्मसम्मान की लड़ाई है, इसको तो लड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने जो हाल में जब आपका समझौता नहीं हुआ तो आपने अखिलेश पर कई आरोप भी लगाए हैं, अखिलेश यादव पर। आपने कहा धोखा हुआ, उन्होंने धोखा किया, उनको दलित का वोट नहीं चाहिए, आपने गुस्सा भी हो सकता है आपका, क्या आप अपने उन शब्दों पर कायम हैं? क्या आपको लगता है कि दलित वोट बिल्कुल अखिलेश के साथ नहीं जाएगा क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि दलित जो है पिछले लंबे समय से सभी पे भरोसा करता रहा, केंद्र में भी, स्टेट में भी, और उसके हिस्से में क्या आया। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखिएगा समाजवादी की अब तक की जितनी भी नीतियां हैं जो उन्होंने आम जनहित के रखे, क्या उसमें एक दलितों के विकास के मुद्दा, दलितों की सुरक्षा का मुद्दा, दलितों के जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव का मुद्दा, मैं समझता हूं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो सबके लिए होंगे, लेकिन विशेषकर दलितों के लिए कुछ नहीं होगा। और अगर इसीलिए समाज की का ये एक डर था, क्योंकि 12 से 17 की सरकार में कुछ गलतियां हुई थी, और समाज का डर था कि अगर हमारा नेतृत्व वहां नहीं होगा तो हो सकता है कि हम 5 साल फिर ठगे जाएं। लेकिन मैं समझता हूं जो मेहनत करेगा समाज उसके साथ रहेगा। ठीक है, चंद्रशेखर एक आखिरी सवाल,
एक आखिरी देखिए, सवाल। मेरा समय किल हुआ है। हाँ। और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। मुझे है। लगता है ये राजनीति होती है, मैं इसके राजनीति से अनजान था। मैं तो लड़ना जानता हूं, मैं कल भी लड़ा था, आज भी लड़ूंगा और आने वाले कल में भी लड़ूंगा। और मैं ये समझता हूं एक कि अगर आखिरी सवाल मैं नहीं लड़ा तो एक आखिरी सवाल आपसे, आप कह रहे हैं बीजेपी को बीजेपी इस बार हारेगी, जो गांव से आता हो वो लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। वो सोचेगा कि हमेशा परिवार वाले लोग ही, पैसे वाले लोग ही, मजबूत लोग। ठीक है चंद्रशेखर, ओके चंद्रशेखर, एक आखिरी सवाल है मेरा, वोट का अधिकार, आखिरी सवाल वोट का अधिकार जो है ना, चंद्रशेखर सुन पा रहे हैं, व्यक्ति को भी दिया। जी बताइए ना। आखिरी सवाल, बीजेपी ने आज अपना एनडीए का गठबंधन दिखा दिया, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, और वो ये कह रहे हैं जो लोग हमें एंटी पिछड़ा, एंटी ओबीसी, एंटी दलित बताते हैं, उन्हें हमारा ये गठबंधन देख लेना चाहिए। हम सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और इसीलिए देखिए छोटे दल भी हमारे साथ आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं बाबा साहब के संविधान की हत्या करने वाले, सामाजिक न्याय की हत्या करने वाले, दलितों को आज भी अछूत समझने वाले, पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री जब हट जाता है तो उसकी कुर्सी को गंगा जल से धोने वाले, दलितों की बच्चियों को रात को 2:30 बजे जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी दलित पिछड़ों के नहीं हो सकते हैं। और दलित पिछड़े जितना जल्दी इनसे सचेत हो जाए उतना अच्छा है। और मैं समझता हूं जो लोग बेचारे वहां हैं या कहीं भी हैं, वो अपने हिस्सेदारी के लिए हैं और सबके लिए मंगल कामनाएं। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि आजाद समाज पार्टी अपने दम पे खड़े होके और उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत से इसको रिजल्ट लाए। ठीक है, ओके, मेरे पास, ओके, ऑल राइट, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। क्विक रिस्पांस, छोटा छोटा 10-10, 20-20 सेकंड का रिस्पांस दे सकता हूं। पहले मनीष शुक्ला, उसके बाद सुनील। मनीष। देखिए मानक जी, भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में अपने कामों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जाने वाली है। हमने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए काम किया है, दलित, पिछड़ों, वंचितों के लिए काम किया है। हमारी जो योजनाएं हैं, चंद्रशेखर जी से सहित जितने भी पैनलिस्ट हैं, अगर योजनाओं की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि किन वर्गों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। लाभार्थियों की सूची को देखें और बाबा साहब अम्बेडकर के अगर सच्चे जो उनकी बताए हुए मार्ग हैं उस पर चलने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनको सम्मान देने का काम। ओके सुनील, ऑल राइट। सुनील, ये बोलिएगा जो मैं पहले कह रहा था ना, बीजेपी ने एक के बाद एक कई बार चले हैं, या ये कह दीजिए परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि जो आप एक एक करके दिखा रहे थे, देखिए नेता हमारे साथ आ रहे हैं, गठबंधन हमारा बन रहा है, बीजेपी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, अचानक ऐसा लगा हवा दूसरी तरफ बहने लगी है। चंद्रशेखर आजाद आपके साथ नहीं रहे, अपर्णा यादव चली गई और बीजेपी का गठबंधन आपके सामने है। अचानक ऐसा लगा के विधान से चल रही थी। और रही बात जो अभी चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे थे, जो उनकी लड़ाई वही हमारी लड़ाई है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मकसद एक है कि समाजवादी और अंबेडकरवादी एक होकर के सामंतीवादी सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाना। ओके, ऑल राइट, मेरे पास आज टाइम इतना ही है। बहुत शुक्रिया ए के वाजपेयी, फैजान खान, सुनील और बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला। थैंक यू चंद्रशेखर आजाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।